So welcome back to my channel guys, and in this video we will cover BCHC3, basically BCHCT 131 वॉल्यूम 1। इसका जो ब्लॉक 1 है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट क्या है? 2 है। और इस पार्ट के अंदर हम यूनिट 3, यूनिट 5 एंड 4 तीनों कवर करेंगे, जिसमें क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। इन तीनों यूनिट से हमारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, अच्छे से बताऊँगा मैं। सबसे पहला कि क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की नीड क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी क्यों हुआ। एक नई अप्रोच, अ न्यू अप्रोच वॉज नीडेड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्योंकि जो पहले अप्रोच आई थी, जैसे कि हमारे पास न्यूटन होता, नील्स बोर था, है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया था, ये सब चीज़ें जो थी ना फेल कर गई थी। क्योंकि एक तो ये सर्टेनिटी नहीं बता पाई थी पोजीशन की, और उन सब चीज़ों की दिक्कत आ गई थी इसमें। फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें फेल कर गई थी। तो फेल कर गई थी क्योंकि उनने जो है इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर माना, ठीक है, किसी ने वेव नेचर माना सिर्फ सिर्फ, बट किसी ने भी दोनों नहीं माना। तो श्रोडिंगर ने इसको दोनों मान के जो है सॉल्व करा। क्या करा? दोनों मान के सॉल्व करा। किसको? पार्टिकल को, कि वो पार्टिकल नेचर ही मानेगा और वेव नेचर ही मानेगा। तो तब ये चीज़ जो है अच्छे से हो पाई, राइट। अ न्यू अप्रोच वॉज नीडेड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द न्यू अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोथ एज अ पार्टिकल एंड अ वेव इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। किसको? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को बोथ मानेंगे, यानी कि इसको हम पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे और अपना इसका वेव नेचर ही मान के सॉल्व करेंगे। तो श्रोडिंगर और हाइसेनबर्ग ने दोनों ने ये चीज़ करी थी। और बेसिकली जब ज़्यादा फेमस किसकी हुई थी? श्रोडिंगर की फेमस हुई थी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली किसके अंदर? क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। द लॉज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटा क्या होता है? क्वांटा को हम बोलते हैं बहुत छोटा पार्ट। किसी भी चीज़ का बहुत छोटा पार्ट को हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। जब हम बहुत स्मॉल पार्टिकल के मूवमेंट को, उसके कैसे उसकी मूवमेंट होती है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें चलती हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। और जब यही चीज़ मैं केमिस्ट्री में अप्लाई कर दूंगा, व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये हमारी तुम्हारी औकात से बाहर है। ये बहुत हाई लेवल की क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स होती है। क्या होती है ये? बहुत हाई लेवल का, इसमें इंटीग्रेशन लगता है, बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स होती है। तो हमें सिर्फ वही चीज़ जाननी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक पोस्टुलेट 1 है इसका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो पहला पोस्टुलेट का क्या कहता है? द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन साई दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन द टाइम। अब साई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम साई को। साई जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? साई डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर और टाइम के ऊपर। ये क्या है? द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन। ये फंक्शन है, साई का एक फंक्शन, जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये वेव का फंक्शन है। क्या है ये वेव का फंक्शन? जो क्या बताएगा बेसिकली, जो किस पर डिपेंड करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑन द टाइम, कि पार्टिकल कहाँ पर है उस पर, और पार्टिकल किस टाइम पर है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कौन? साई डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, इसको हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल। और साथ ही साथ साई को हम वेव फंक्शन बोल सकते हैं, एज वेल एज इसको हम स्टेट फंक्शन ही बोल सकते हैं। किसको? साई को। अब अ मेजरेबल डायनामिकल वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। किसी भी डायनामिक वेरिएबल को अगर मैं मेजर कर सकूंगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑब्जर्वेबल बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ऑब्जर्वेबल बोलूँगा। ये पूछ सकता है 1 मार्क में। अ मेजरेबल डायनामिक वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। जैसे एग्जांपल, जैसे पोजीशन क्या है? एक मेजरेबल डायनामिक वेरिएबल है ना, डायनामिक यानी कि चेंज होता रहता है। मोमेंटम भी चेंज होता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं और एनर्जी को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे मेजरेबल डायनामिक वेरिएबल यानी कि ऑब्जर्वेबल है। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है? पोस्टुलेट 2 कहता है कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल, जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होता है। किसके लिए? हर पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल के लिए क्या होता है? एक क्या होता है उसके लिए? एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है उसके लिए? एक ऑपरेटर होता है जो कि उसके लिए कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ये तो इसमें क्या था? हमारा पोस्टुलेट 1 पोस्टुलेट 2 था। इसके बाद के पोस्टुलेट साम के हैं नहीं हमारे, बहुत हार्ड उसमें मैथ्स है, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। जो इंपॉर्टेंट पूछेगा मैंने वो बता दिया। अब बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या भैया? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
टाइम पे डिपेंड करने वाली श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर आर्ग्यूड that if an electron or any other particle has wave like properties then it must be described by a wave function। श्रोडिंगर ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो पार्टिकल पर क्या होगी, वेव नेचर होगा उसका, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेव फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको मैंने क्या बोला, साई बोला, रिप्रेजेंटेड बाय साई, PSI, P साइलेंट है, साई बोलते हैं इसको हम। इट डिनोट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और साई बताता क्या है, साई हमारे को बताता है कि एम्पलीट्यूड कितनी वेव की, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट अ गिवन पॉइंट बोल लो, या फिर मतलब गिवन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब कितनी उसकी लेंथ है वेव की, वो बताता है हमारा साई। साई हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन, बेसिकली हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे अब। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या करा, बेसिकली इसने डबल डिफरेंशिएशन करा साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसकी ये वैल्यू आई कुछ, ठीक है। फिर इसने ये भी बताया कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की वो होती है, किसी भी मूविंग पार्टिकल की वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ हाफ mv²। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूँ और मास से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ m²v² डिवाइड बाई m। और ये जो m² v² को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम क्या होता है मेरा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा ये हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई मास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास p²/2m। तो यहाँ से इसने ये चीज़ यहाँ पे इसने निकाली यहाँ से। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ, ये है वो हमारी इक्वेशन है, ये वाली श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1 डायमेंशन जो हमने अभी तक देखी। अब ये जो इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पे हमारी 3 डायमेंशन इक्वेशन है। क्या है ये हमारी 3 डायमेंशन इक्वेशन है। 3 डायमेंशन क्या है, ये है डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल स्क्वायर जेड, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, प्लस 8π² m/h², E - v साई इक्वल्स टू 0। ई हमारा यहाँ पे क्या है, ई हमारी है अपनी क्या बोलते हैं यहाँ पे दे भी रखा है ना पे अपना, ई हमारी टोटल एनर्जी है। क्या है ये हमारी टोटल एनर्जी, और वी हमारी क्या है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे दे भी रखा है शायद से, हाँ वी हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बोलूँगा, एक क्वेश्चन लिख के अगर पूछा कि श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के दिखाओ तो ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमारे को, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल स्क्वायर जेड, ये सब प्लस में रहेगा, प्लस 8π² m डिवाइड बाय h², E - v साई बराबर में 0। ये हमारी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब फिर जब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा का स्क्वायर प्लस साई प्लस 8π² m डिवाइड बाई h² E - v साई बराबर में 0। अब मैंने क्या करा है, इस टर्म को कंप्रेस कर दिया। इस टर्म को कंप्रेस कर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डेल स्क्वायर, ये अपना इन्वर्टेड डेल्टा स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूँ लाप्लेसियन ऑपरेटर। क्या बोलता हूँ उसको मैं, लाप्लेसियन ऑपरेटर बोलता हूँ। किसको बोलता हूँ लाप्लेसियन ऑपरेटर, इसको बोलता हूँ। ये हमारा क्या है, लाप्लेसियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर जेड। क्या है इसकी वैल्यू, किसकी, डेल स्क्वायर की। डेल स्क्वायर हमारा क्या है, लाप्लेसियन ऑपरेटर है। बाकी इसको हमें साई से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। फिर अब मैं इसी चीज़ को जो मैंने लिखा है, ये वाली चीज़ जो बची है, इसको भी मैं वो कर सकता हूँ सिंप्लीफाई। मान लो मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये जो इक्वेशन लिखी है ये वाली इक्वेशन मैंने मान लो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो क्या होगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, -h² डिवाइड बाई 8π² इंटू m, और ये जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, E + v हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, E + v हो जाएगा। तो -h² डिवाइड बाई 8π² m बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं अपना, तो हमें मेरे पास v बचेगा बराबर में, मान लो मैंने E साई लिख दिया। ठीक है, और जब ये वैल्यू डेल से मल्टीप्लाई होगी डेल स्क्वायर से तो मेरी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो पूरी वैल्यू है, साई को हटा दूँ अगर मैं, तो इसको मैं कहता हूँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहता हूँ उसको मैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -h² डिवाइडेड बाई 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v। ये मेरा क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को मैं डिफाइन करता हूँ h बार से इंटू साई बराबर में E साई। ये मेरी क्या है, सिंप्लीफाइड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा h क्या है, h हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। डेल स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर अभी देखी, जो कि हमारा क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। साई हमें पता है वेव फंक्शन होता है। E हमारी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, और v क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है, हमारी एब्रीवेटेड यानी कि छोटी फॉर्म किसकी, श्रोडिंगर इक्वेशन की। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एगेन फंक्शंस और एक होता है एगेन वैल्यूज़। तो एगेन फंक्शन क्या होता है, पूछ सकता है, द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ साई विच यील्ड सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन आर एगेन फंक्शंस।
ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू साई की जब वो सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन को यील्ड करेगा, उस इक्वेशन में क्या बोलूँगा, मैं वेव फंक्शन बोलूँगा। और उसी से कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, एंगन वैल्यूज़ बोलूँगा फॉर द सिस्टम अंडर कंसीडरेशन। तो उसको आपको रटना ही पड़ेगा स्पेसिफिकली, तो आप उसको देख सकते हो एक बार। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर का। द वेव फंक्शन साई, जैसे मैंने बताया था वेव फंक्शन जो साई होता है क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है गिवन टाइम पे या फिर गिवन पॉइंट पे। द वेव फंक्शन साई कैन बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन फॉर अ वेव सिमिलर टू एम्पलीट्यूड। द वेव फंक्शन कैन बी पॉजिटिव वैल्यूज एंड इन रीजन ऑफ स्पेस। मतलब साई की जो वैल्यू है हम पॉजिटिव ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, जहाँ पे यहाँ जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी दे रखी है और नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी है, तो उसके बारे में बात कर रहा है बस। फिर साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर होती है प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रीजन ऑफ स्पेस। किसी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में जो प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। किसी गिवन रीजन ऑफ स्पेस पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, साई स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर बोलते हैं। साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। साई हमारा एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का, और साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस थे, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा सारे एप्लीकेशन नहीं थे, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा। जैसे हैमिल्टनियन ऑर्बिटर निकालता मैंने यहाँ से, फिर मैंने एगेन फंक्शंस और एगेन वैल्यूज़ निकाली मैंने यहाँ से। फिर साई की और साई स्क्वायर की वैल्यू देखी हमने। साई क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड बताता है, जिसके अंदर उसकी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं। तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो पेपर में भी अगर आएगा तो। फिर अगर आगे बढ़े तो ये वाली तो यूनिट हमारी खत्म हो गई, इसमें इतना इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारे पास होती है वो है अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, जब उसको हमने सॉल्व करा पूरा का पूरा, तो हमारे को 3 क्वांटम नंबर्स मिले। सबसे पहले हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं हम किससे, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। फिर हमारे पास आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। ये 3 हमारे कैसे निकले, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास 3 क्वांटम नंबर आए। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द सॉल्यूशन फॉर 3 डिफरेंट क्वांटम इक्वेशंस obtained by separation of variables in polar coordinates are characterized by 3 quantum numbers n principal quantum number, l azimuthal quantum number, ml क्या होगा हमारे पास, ml हमारे पास होगा अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो n की वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। n हमारा होता है शेल नंबर की, कौन सा शेल है, तो कौन सी ऑर्बिट है, कौन सा शेल है। l बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह जो हमारे ऑर्बिट्स में अरेंज हो रखे हैं, जिसकी वैल्यू जो है n-1 से स्टार्ट होती है। फिर m की वैल्यू जो होती है वो 2l+1 से स्टार्ट होती है, यानी कि -l से लेके +l तक। कहाँ से, -l से +l तक। अभी हम आगे देखेंगे भी सही से, जब समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे यहाँ अगर हम देखें तो अगर मान लो n की वैल्यू 1 है, तो क्योंकि अगर n की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, वो n-1 होगी, यानी कि 0, तो 0 आ गई, सॉरी 0 आ गई। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 2l+1, तो l की वैल्यू 0, तो 2 ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, यानी कि m की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, या तुम 0 बोल लो जो कि 1s में रहेगा। यहाँ पे जो m की वैल्यू रहेगी वो -1 से लेके +1 तक रहेगी, इस तरीके से। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बताते कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बताते किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, और ये बताते शेल नंबर किस तरह इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कौन बताएगा हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। अगर n की वैल्यू 2 है, अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर l की वैल्यू 0 है तो S होगा, L की वैल्यू 1 है तो P होगा, L की वैल्यू 2 है तो D होगा, और L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या होगा, हमारे पास F होगा। L की वैल्यू 0 तो S होगा, L की वैल्यू 1 तो P होगा, L की वैल्यू 2 तो D होगा, L की वैल्यू 3 तो F शेल होगा। क्या होगा, F शेल। N बताएगा ऑर्बिट को, L बताएगा शेल को, M बताएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे हमारे को। इस तरीके से ये चीज़ चलती है हमारी। सबसे पहला बताया मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे n से। ये बताता है मेजर एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में। कौन बताएगा, ये n बताएगा। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि l होता है। ये डिनोट करता था एंगुलर मोमेंटम एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की शेप क्या है ऑर्बिटल की। जैसे s होता है हमारा, s कैसा होता है हमारे पास, स्फेरिकल होता है। p हमारा डबल डम्बल होता है, s कैसा होता है हमारे पास,
स्फेरिकल। पी हमारा कैसा होता है? पी हमारा होता है डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड। और जो डी होता है वो कैसा होता है हमारे पास? वो होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल, DOUMBEL, डम्बल शेप्ड होता है। और एफ के बारे में हमारे को जानना नहीं है। जैसे पी अगर मैं बताऊँ तो ऐसे बताऊँ तो ऐसे ऐसे बनेगा हमारे पास, ठीक है। जो हमारा पी है वो कैसे बनेगा? पी हमारा बनेगा इस तरीके से, सही से बनाया नहीं है, रुक जाओ। पी हमारा बनेगा ऐसे। और जो डी है, डी कैसे बनेगा? डी बनेगा हमारा इस तरीके से, ये हमारा हो गया डबल डम्बल, ठीक है। आगे इसकी डायग्राम जो रखें वो हम देखेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है? इसकी वैल्यू चलती है हमारी n-1 से, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है ये। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और 3 का मतलब F। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि क्या होता है? जिसको हम डिनोट करते हैं ML से। ये डिटरमाइन करता है दी पॉसिबल क्वांटाइज ओरिएंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंड ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, कि ऑर्बिटल स्पेस के अंदर कैसे अरेंज है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कौन बताएगा हमारे पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। फिर फोर्थ, जो कि हमारा श्रोडिंगर की क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता था बट अलग से आया था, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, which arises from the spectral evidence that any electron moving around the nucleus will spin or rotate about its own axis। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है जब वो अंतर मिलता है तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, इसको हम बोलते हैं प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, ठीक है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव और क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इसमें और क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले तो हम। जैसे एंगुलर डिपेंडेंस ऑफ द वेव फंक्शन एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे हमारे पास सबसे पहले एस ऐसे बनता है हमारे पास, ये पी है। पी जो होती है 3 एक्सिस होती है पी की, PZ, PX, PY। बेसिकली जो हमारा एस होता है ये एस है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो मेरे पास ये पी बन जाएगा और हमारे पास यहाँ से जो है अपना डी बन जाएगा फिर, ठीक है। और सबसे बड़ा एफ बन जाएगा। मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। अब जो P है उसके कितने सबशेल होते हैं? 3 सबशेल, यानी कि 3 होते हैं उसके। D के होते हैं 5 सबशेल और F के होते हैं 7 सबशेल। 2 3 4 5 6 7, कितने? 5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये S है, ये P है, ये D है, ये F। 1 सबशेल, 3 सबशेल, 5 सबशेल और 7 सबशेल। ये सिर्फ और सिर्फ S आएगा। P में ये PX है, ये PY है और ये PZ, यानी कि X एक्सेस वाला, Y एक्सेस वाला, Z एक्सेस वाला। D के अंदर क्या होता है? D के अंदर आता है D के अंदर आता है DXY, DYZ, DZX, DX² और DX² माइनस Y², DZ² और DX² माइनस Y²। कौन सा? DXY, DYZ, DZX, DZ² और DX² माइनस Y², ये 5 आते हैं और F के बारे में हमें नहीं जानना है। S में 1, P में 3, PX, PY, PZ और D में 5। जैसे यहाँ पे लगा भी रखा है, S में 1, P में 3, PZ, PX, PY, PX, PZ, PY, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा रखा है D के बारे में, जैसे DXY, DYZ और DZX। तो जो XY होगा वो X एक्सिस पे होगा, जैसे हमें बना रखा है ये X एक्सिस पे है और Y एक्सिस पे है। YZ वाला Y एक्सिस पे, Z एक्सिस पे। XZ वाला किस पे होगा? X एक्सिस और Z एक्सिस पे होगा। बट जो DX² माइनस Y² वाला कोई कहाँ पर होगा? ये बीच में होगा इस तरीके से। ये हमारा किसके ऊपर होगा? ये हमारी एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे बना रखा है, ये X के ऊपर ये वाला हो गया और Y के ऊपर ये वाला हो गया, इस तरीके से। बट जो ये वाले हैं DXY वाले, DYZ वाले या फिर DZX वाले, अगर मैं मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ DXY वाला, तो जो DXY वाला होगा वो कैसे होगा बताता हूँ मैं। ये X है, ये Y है, ये जो है ना एक्सिस के ऊपर नहीं होते, ये होते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बना भी रखा है, देखो ध्यान से। तो ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये एक्सिस है, ये उसके बीच में आता है, ये एक्सिस के बीच में आता है। कौन से? DXY, DYZ और DZX। बट जो DX² माइनस Y² ये एक्सिस के एकदम ऊपर आता है, एक्सिस के एकदम ऐसे ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से ऊपर आएगा ये वाला। और जो DZ² होता है ये वाला अपना इस तरीके से रहता है, एक लोब यहाँ पे और 1-2 लोब यहाँ पे, इस तरीके से रहता है यार। कौन सा? DZ², तो पता रहना चाहिए अच्छे से ये। फिर ये F की बात है, F में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें याद नहीं करना, हमें पता रहना चाहिए 7 होते हैं। फिर कुछ नोट्स होती हैं। नोट्स क्या होती हैं वो बताता हूँ पहले तो मैं। क्या लिखा है यहाँ पे? द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट सेक्शन
शो मैनी एरियाज विच हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ तो कुछ एरियाज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। जैसे इसमें देखूँ मैं तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी जो है वो एक्स और वाई में है, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी सिर्फ जेड और वाई में है बट एक्स में नहीं है। ऐसे यहाँ पे जेड एक्स में पर वाई में नहीं है, ऐसे यहाँ पे एक्स वाई में है पर जेड में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। उस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, उस एरिया को मैं बोलता हूँ नोड्स। उस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, नोड्स बोलता हूँ। द शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड इन लास्ट सेक्शन शो मैनी एरियाज विच हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सच एरिया आर कॉल्ड नोड्स। ऐसे एरिया को मैं क्या बोल दूंगा भैया, नोड्स बोल दूँगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जीरो हो। जैसे यहाँ देखें तो ये एंगुलर नोड है हमारे पास। दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ये हमारा एंगुलर नोड है। दो पी के बीच में एक नोड बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर। यहाँ पे की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो आ रही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साई बराबर में जीरो, क्योंकि साई क्या होता है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है। रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड हैज अ स्फेरिकल सरफेस विद जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट एरिया। जो एंगुलर नोड होगा वो एंगुलर एरिया होगा, जो रेडियल नोड होगा कैसा होगा, वो सर्कुलर एरिया होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो क्षमता है वो जीरो हो। जैसे 1s के अंदर पूरी जगह इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो यहाँ पे जीरो होंगे। 2s के अंदर एक जगह बनती है इस वाली, कहाँ पे बनती है वो, 1s और 2s के बीच में। तो यहाँ पे जो एंगुलर नोड है वो कितने होते हैं, वो एक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे दो बनते हैं किसके अंदर, 3s के अंदर। तो यहाँ पे 1s फिर 2s फिर 3s, तो इन दोनों के बीच में दो गैप बन रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। उनको मैं क्या बोलूँगा, एंगुलर नोड। उनको मैं एंगुलर नोड बोलूँगा या रेडियल नोड बोलूँगा, उनको मैं रेडियल नोड बोलूँगा। तो रेडियल नोड 1s के अंदर जीरो होते हैं, 2s के अंदर एक होता है और 3s के अंदर 2 होते हैं। 0 1 2 1s 2s 3s कौन हमारे रेडियल नोड्स। जैसे हमें बना के दिखा भी रखा है, रेडियल हमारे नोडल प्लेन्स बना रखे हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे को नहीं मिल पा रहे हैं, ये हमारा नोडल प्लेन है, ये हमारी नोडल प्लेन है, हमारी नोडल प्लेन है। तो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन दिख रही है हमारे को, हर किसी के अंदर एक नोडल प्लेन आ रही है। ऐसे यहाँ पे एक्स वाले डी वाले में बना रखी है। फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिन कैसे हुई थी वो देखते हैं। वैसे हमारे को ये देखना कि डिस्कवरी हुई कहती है, हमें पता रहना चाहिए कि है क्या ये, मतलब ये क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है। द टू ओरिएंटेशंस ऑफ द स्पिन, वन क्लॉकवाइज एंड अनदर एंटी क्लॉकवाइज, वुड बी पॉसिबल एज शोन दी बिलो। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना दो तरह से घूम सकते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे। भाई क्लॉकवाइज ऐसे तो घूमेंगे ना यार, ऐसे। तो ये जो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, ये तो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है, तो ये होगा हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ प्लस हाफ। ये मेरी डायरेक्शन कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉक से उल्टी, तो ये क्या बोलूँगा उसको मैं माइनस हाफ बोलूँगा। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। ये रहा स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हाफ में आती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आती है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बताता हूँ अच्छे से उसको, इस पर टाइम लगाएंगे थोड़ा। अब देखो जो एनर्जी लेवल है उसके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, एनर्जी लेवल के हिसाब से। किसके हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो जो एनर्जी होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं n+l के रूल से, n+l रूल से। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसको हम लास्ट में फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी लेवल पे फिल करते हैं, फिर हम हायर एनर्जी लेवल पे फिल करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास S आता है, फिर P आता है, S लिख लो, S फिर SP फिर SDP SFDP SFDP। ये n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 लेना चाहो 6 लिख लो, SFDP। तो ये हमारे ऐसे फिलिंग होती है। सबसे पहले हम S में भरेंगे, फिर SP में भरेंगे, S में, फिर P में, फिर S में, D में, P में, फिर S में, फिर F में, फिर D में, फिर P में। जैसे 1S फिर 2S 2P फिर 3S 3D 3P फिर 4S 4F 4D 4P फिर 5F 5S 5F 5D 5P फिर 6S 6F 6D 6P। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इस तरीके से। हमें बहुत सारे रूल्स भी आते हैं, उनको भी देखेंगे हम अच्छे से। और हाई, मैं बोल रहा हूँ हाई एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हम कैसे निकालेंगे वो, n+l के रूल से निकालेंगे। यहाँ पे दे नहीं रखा है बल्कि, पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो 1S और 2S में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2S की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जो 2S का जो n+l है वो ज़्यादा आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो n+l की वैल्यू है वो क्या आ रही है भैया, वो आ रही है 2। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है तो 2 आ रही है। 1s की बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, अपनी 1 आएगी, और l की वैल्यू 0, तो ये 1 आ जाएगी इसकी n+l की वैल्यू। अगर मैं बात करूँ 4D और 6P के बीच में,
ठीक है। तो 4d के अंदर जो n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। इसके अंदर n की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू, d होता है वो क्या होता है, l की वैल्यू यहाँ पे जो है 2 चलती है, तो 4 + 2 ये आ रहा है 6। अब मैं अगर बोलूँ 6p में तो n की वैल्यू 6 आ रही है और p क्या होता है, p आता है 1 पे, तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, इसलिए जो 6p है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू 4d। तो हमें n प्लस एल की वैल्यू देखनी होती है। अगर मान लो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि किसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। फिर क्या देखेंगे हम कि किसकी n की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ से हम आंसर करेंगे। जैसे यहाँ देखें तो 3p और 3d है, तो 3p में अगर मैं देखूँ n प्लस एल की वैल्यू तो क्या होगी, इसमें n की वैल्यू 3 है और p क्या होता है वो 1 नंबर पे आता है। फिर 3d में देखूँगा तो n की वैल्यू क्या है 3 और d आता है 2 पे, तो कौन जीतेगा हमारे यहाँ पे, d वाला जीत जाएगा, इसमें n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ये हायर एनर्जी का होगा। फिर 4s 4d में देखूँ अगर मैं तो 4s n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0। 3d में अपनी जो n की वैल्यू है 3 और d में जो l की वैल्यू वो क्या होगी 2, तो ये 5 आएगा, तो ये जीत जाएगा। यहाँ देखूँ तो 6 में इसकी वैल्यू 6 होगी, s की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 0। 4f में देखूँ तो 4f में n की वैल्यू 4 और जो l है उसकी वैल्यू क्या होगी 3, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन जीत जाएगा, हमारा 4f वाला जीत जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालते हैं, हम अपना बेसिकली एनर्जी लेवल निकालते हैं। अब आता है रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जर्मन द वर्ड अफबाउ स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग अप। अफबाउ मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप करना। इट स्टेट्स दैट द ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जब भी हम किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे फिल करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करेंगे। यानी कि एस का मतलब ये हुआ कि पहले 1s में फिल करेंगे, पहले 2s में फिल नहीं करेंगे, या पहले 6p में फिल नहीं करेंगे, पहले हम 3p में फिल करेंगे। इसका मतलब ये होता है, यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। आई इसका मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अप फर्स्ट इन दी लोअर एनर्जी, और उसके बाद अपनी हाई एनर्जी में हम फिल करेंगे। यानी कि पहले लोअर एनर्जी में डालेंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर हायर एनर्जी में डालेंगे। फिर आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये, इन अ गिवन एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, i.e. the electron will first fill the available orbitals singly and then the pairing of electrons will start। इसका कहने का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने जो है पी शेल बनाया मैंने, तो मान लो मेरे को जो है पी के अंदर, अगर मैं बोलूँ ये मेरा 2p है, मैंने बोला 2p के अंदर मान लो मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। पहले तुम इसको छोड़ो, पहले तुम ये देखो, एक चीज़ में यहाँ पे रहेगा, ये बताता हूँ पहले तुम्हें कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो पहले मैं वो बताता हूँ, फिर वहाँ पे आगे चलता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था अपना, उसको दिखाता हूँ पहले मैं। जैसे यहाँ देखो तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 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 ऐसे, कितने आ जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर टोटल कितने आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। यानी कि जो हमारा जितने हमारे सब शेल होते हैं, सब शेल इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स हर अपने शेल के अंदर आ सकते हैं। यानी कि सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हर सब शेल के अंदर। अब इन इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग है वो कैसे होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ पी के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है हमने देखा कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल से बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरी बात, जो हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहता है कि हम पेयरिंग पहले नहीं करेंगे, हम पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लो 2p5 है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बताऊँ तो कैसा नहीं हो सकता। मैं मान लो 5, मुझे 2p5 बनना है, तो मैं पहले ऐसे 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 भर दूँ, ये तरीका गलत है। हालांकि भरे सही है हमने, पर तरीका गलत है। जैसे मान लो मैंने बोला 2p4, मैंने 2p4 बोला मान लो, तो 2p4 के अंदर जो है मैं जो इलेक्ट्रॉन्स है एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ये तरीका गलत हो जाएगा। कैसे भरूंगा मैं 2p4 के अंदर, मैं भरूंगा ऐसा, दिखा देता हूँ कैसे भरूंगा मैं। एक शेल, दूसरा शेल, 3 शेल बन गए। तो 2p4 में पहले मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन भरूंगा सबके अंदर, फिर मैं पेयरिंग करूँगा। यानी कि पहले सारे ऑर्बिट भरने होते हैं, यानी कहने का मतलब है पहले सारे सब शेल भरने होते हैं, पहले सारे सब शेल भरने होते हैं, उसके बाद पेयरिंग करनी होती है। ये कौन कहता है, हमारा हुंड्स रूल कहता है। कौन कहता है हमारा, ये हुंड्स रूल कहता है कि द इलेक्ट्रॉन विल बी फर्स्ट फिल दी अवेलेबल ऑर्बिटल। पहले जितने अवेलेबल ऑर्बिटल तो सबको पहले भरना पड़ेगा, फिर बाद में जाके क्या होगी, पेयरिंग होगी। पहले सिंगली भरेंगे, फिर बाद में क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये गलत है और ये सही है इस वजह से। फिर आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जैसे हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन के पास 4 जो है
सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर जैसे कि N, L, M और MS हो सकता है। प्रिंसिपल एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। क्या बोल रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हर इलेक्ट्रॉन के पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। ऐसा कौन बोलता है? हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई इलेक्ट्रॉन 2p3 में, जैसे मैंने बोला 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर भी तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2p3, तो यार खुद ध्यान से देखो 2p3 के अंदर तो मैं बोल रहा हूँ मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है 2p3 के अंदर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका px में है, एक py में, pz में, तो यहाँ पे लोकेशन अलग होगी ना इसकी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो हमारे क्या बोलते हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्या नहीं हो सकते, सेम अपने सेट ऑफ 4 क्वांटम नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दोनों के pz है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये प्लस हाफ में है और एक हमारा माइनस हाफ में है। ऐसा वाला हमारा क्या होता है? प्लस हाफ होता है। ऐसा वाला हमारा क्या होता है? माइनस हाफ होता है। तो इसलिए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स चारों के चारों नहीं हो सकते। ऐसा कौन बोलता है? हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, अभी हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रखी है इन लोगों ने। जैसे मैं बोलूँ तो एच के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भैया? 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर टोटल 14। इसके अंदर 1 सब शेल है, इसके अंदर 3 सब शेल हैं, इसके अंदर 5 सब शेल हैं, इसके अंदर 7 सब शेल हैं। ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? ये 1s1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे। फिर हीलियम 1s2, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर लिथियम क्या होता है? 1s2, 2s1। मैं बताया था ना मैंने, पहले एस में भरेंगे, इसकी ट्रिक होती है एस, फिर sp, फिर sdp, फिर sdp, फिर sfdp, फिर sfdp, p है ये, s, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp ऐसे भरते हैं इसमें। ठीक है, sp, sdp, sfdp, sfdp, sfdp ऐसे इसकी ट्रिक होती है। जैसे 1s आएगा, फिर 2s 2p, फिर 3s 3d 3p, फिर 4s 4f 4d 4p। यानी कि जो d है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? d स्टार्ट होता है 3 से, और f स्टार्ट होता है हमारा किससे? 4 से। यानी कि हमारा जो d है वो कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा हमारा थर्ड एनर्जी लेवल से, और f स्टार्ट होगा हमारा 4th एनर्जी लेवल से। यानी कि जब n की वैल्यू 3 होगी तब d आएगा, और जब n की वैल्यू 4 होगी तब d आएगा, तब हमारा f आएगा। ठीक है, और s हमारा हमेशा लेता है। और जो हमारा p है वो स्टार्ट होता है 2nd एनर्जी लेवल से। यानी कि जब n की वैल्यू 1 होगी तब तो s आएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो s और p दोनों आएंगे, जब n की वैल्यू 3 होगी तो d, p और s तीनों आएंगे, जब n की वैल्यू 4 होगी तो f भी आएगा, d भी आएगा, p भी आएगा और s भी आएगा। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। हमें दे भी रखा है s, sp, sdp, sfdp, 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 sfdp। जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है sp, sdp, sp, sdp, sfdp, sfdp, sfdp। जिस तरह से मैंने लिखा है वो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इलेक्ट्रॉन बनने का, तो ऐसे याद करना है हमारे को। यहाँ पे हाइड्रोजन का दे रखा है इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, और अलग इलेक्ट्रॉन की दे रखी है। ठीक है, तो सबसे बेसिक बॉन्ड जो होती है वो क्रोमियम की होती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम में क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर पेयरिंग होती है, इसमें तो चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका जो 3D वाला है, 3D वाला वो ये है। यहाँ देखें तो 3D में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 बार 5 आ रहे हैं, 2 बार 5, और 4 है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो अगर इसके अंदर मैं कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉन भरूँ तो कैसे भरूँगा? 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या आएगा? 3s2 आएगा, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना आएगा? फिर 3d अपना क्योंकि क्रोमियम 24 है 3d 4 आना चाहिए था। अब गिन लो, 2 2 4 और 6 10 हो गए, 6 और 2 12, 12 और 8 20 और 4 24। ठीक है, 24 हो जा रहा है। बट यहाँ पर जो d है कैसे भरा गया है देखते हैं ध्यान से। पहले हम जरा d जो है हमारा वो कैसे भरा गया वो देखते हैं। d हमारा भरा गया है ऐसे, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल और 5 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे भरा हुआ है। यहाँ पे एक जो है शेल खाली रह जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी वो क्या हो जा रही है? वो कम हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो अब क्या करता है ये S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है
एस के जो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s वाले के, एक ऐसे एक ऐसे, इसको ही क्या करवाता है, शिफ्ट करवाता है यहाँ पे, क्या करवाता है यहाँ पे, शिफ्ट करवाता है। और कैसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, दिखा दो कैसा हो जाता है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब जो इसके अंदर हर किसी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको मैं बोलता हूँ हाफ स्टेबल कन्फिगरेशन। तो उसने क्या करा, हाफ स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव कर ली। कन्फिगरेशन कैसे अचीव करी, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जम करवा ले कहाँ पे, 3d के अंदर, कहाँ पे, 3d के अंदर, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी वो बढ़ चुकी है, क्या हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिगरेशन। तो ये जो ऐसा करवाता है। फिर मैंगनीज में तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 होते ही होते हैं, तो ये इसमें एक्सेप्शंस आती हैं क्रोमियम की। क्रोमियम में जो है 4 नहीं होता, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 3D वाले के अंदर, 3D वाले के अंदर कभी भी 4 नहीं होगा और 9 नहीं होगा, 5 रिपीट करेगा और 10 रिपीट करेगा। जैसे क्रोमियम तो यहाँ पे था। एक हमारे पास होता है कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब अगर मैं 3d9 बनाऊँ तो कैसे बनेगा 3d9, भाई पहले मैं 4s बनाता हूँ। चलो 4s कैसे बनेगा मेरा, 4s मेरा बनेगा, इसके अंदर एक सब शेल होता है तो एक ऐसे बनेगा इसका, क्योंकि 4s2 है ये। अगर मैं यहाँ पे 3d9 बनाऊँ तो कैसे बनेगा 3d9, 1 2 3, ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको इस तरीके से। कैसे बनेगा, 1 2 3 5, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या है, एक शेल खाली रह जा रहा है, तो क्या करेगा ये, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जम करवाएगा यहाँ पे, ताकि ये फुल्ली स्टेबल बन सके। क्योंकि जब ये फुल्ली स्टेबल बनेगा तो उसकी कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगी, नॉर्मल की तरह हो जाएगी। और फिर कैसे बन जाएगा ये, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कन्फिगरेशन बन जाएगी। इसकी किस तरीके से दिखाता हूँ ऐसे, 1 2 3 5, क्या होगा 1 2, अभी तो चलो मैं भर के दिखाता हूँ प्रॉपर, क्योंकि हमारे को यहाँ पे ऐसे भरना होता है, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं फिर पेयरिंग करते हैं, तो ये ऐसे फुल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम फुली फिल्ड स्टेबल कन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे भरते हैं हम किसके इलेक्ट्रॉन को, कॉपर के इलेक्ट्रॉन को। दिख रहा है ना यहाँ पे डी जो 10 है वो रिपीट कर रहा है, देख रहे हो 10। यहाँ तक हमारे पास डी शेल वाले हैं सारे के सारे, यहाँ तक। फिर यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कौन से, देखो यहाँ पे एक कम हो गया ना 4s के अंदर, 4s1 है यहाँ पे, ये दिख रहा है। और ऐसे यहाँ देखे तो ये 4s1 है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। फिर उसके बाद तो सिंपली हमारे पास फिर हमारे पास एस स्टार्ट होता है, एस वाला, मतलब हमारे पास फिर स्टार्ट होता है हमारे पास पी वाला, इसको हम बोलते हैं 4p, ठीक है। 4p1 फिर 4p2 4p3 4p4 4p5 फिर 4p6 फिर स्टार्ट होता है। तो हमारे को पता रहना चाहिए बस यहाँ तक, कॉपर तक। कॉपर और क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकता है पेपर के अंदर, राइट। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे लिखा भी है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के बारे में, कि जो हाफ फील्ड वाले होते हैं फुल फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किस कंपेयर में, जैसे कि मैं बोलूँ अगर तो 4p3 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ चलो उसको, कि क्या लिखूँगा मैं, कि जो p3 है ज़्यादा स्टेबल होगा p4 से, ठीक है। और जो p6 है ज़्यादा स्टेबल किससे होगा, p6 से होगा। ऐसे ही जो मेरा d5 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा d6 या फिर d4 से, और साथ ही साथ जो d10 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा d9 से। इसलिए क्या करता है, जो हमारा कॉपर वगैरह है और जो मेरा क्रोमियम है वो d5 क्रोमियम d5 बना लेता है, और कॉपर हमारा d10 बना लेता है, 3d10 और 3d5, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के बारे में दे रखा है, क्रोमियम क्या करता है d5 बनवा लेता है, ठीक है। इतना जानना है बस हमारे को, ज़्यादा कुछ जानना इसमें है नहीं। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, जितना इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ठीक है। यानी यूनिट हमारी तीनों की तीनों खत्म होती हैं। आई होप समझ में आया हो। थोड़ा मैंने जल्दी बताया क्योंकि पेपर आने वाला है, इस वजह से थोड़ा जल्दी बताना पड़ा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।